गुड इवनिंग इंडिया। मैं हूं सत्यप्रिया। गुड इवनिंग इंडिया के इस विशेष एपिसोड में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार अपने 3 साल पूरे कर रही है और इन 3 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई बड़ी योजनाएं शुरू की गईं, जैसे स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना आदि। आज इसी उपलक्ष्य में हम बात करेंगे ऐसी ही 2 योजनाओं की, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी पहल मिशन इंद्रधनुष की। जानेंगे कैसे हो रहा है इन योजनाओं का क्रियान्वयन, क्या है इनकी प्रभावशीलता और कैसे हम और आप लाभ उठा सकते हैं इन योजनाओं का। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रधानमंत्री के इस सपने को पूरा किया जा रहा है कि आने वाले 2022 तक अर्थात स्वाधीनता के 75 सालों के अंदर अंदर देश का हर नागरिक अपने घर में निवास करता हो। जी हाँ, हर एक के पास अपना घर हो और इसी सपने को साकार करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की गई थी। इसी विषय में और बात करेंगे आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी श्री प्रशांत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हम जुड़ेंगे दूरदर्शन केंद्र इंदौर से, जहां मेरी सहयोगी रीना रावत हैं, श्रीमती हिमवती वर्मन जी के साथ जो डायरेक्टर हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, और साथ ही होंगे श्री केशर सिंह जी जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाकर अपना पक्का मकान बनवाया है। बातें करेंगे, पर इससे पहले देखते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है क्या। की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री जी के कथन को साकार रूप दे रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। योजना का मकसद है समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े ग्रामीण निर्धन वर्ग के अपने पक्के घर के सपने को पूरा करना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पिछली योजना के मुकाबले कहीं अधिक व्यावहारिक है और इसमें लाभार्थियों के हित में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। योजना के तहत बनाए जाने वाले घर का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर न्यूनतम 25 वर्ग मीटर यानी 267 वर्ग फुट कर दिया गया है। आवास के लिए सहायता राशि को पिछली योजना के मुकाबले काफी बढ़ा दिया गया है। मैदानी क्षेत्रों में सहायता राशि 1,20,000 रुपए और पूर्वोत्तर, दुर्गम, पहाड़ी और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में अब 1,30,000 रुपए है। लाभार्थी को आवास के निर्माण के दौरान जहां 90 या 95 दिन की मजदूरी का भुगतान मनरेगा से किए जाने की व्यवस्था है, वहीं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या मनरेगा के तहत 12,000 रुपए की राशि शौचालय के निर्माण के लिए भी दिए जाने का प्रावधान है। अभी तक लाभार्थी का चयन बीपीएल प्रतीक्षा सूची के आधार पर किया जाता रहा, मगर अब लाभार्थियों का चयन सामाजिक और आर्थिक जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर ग्राम सभा द्वारा किए जाने का प्रावधान है। लाभार्थी सूची में अपना क्रम जानकर इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि आवास के लिए उसका नंबर कब आएगा। राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो लाभार्थियों द्वारा बनाए जा रहे आवासों पर निगरानी रखें, बन रहे घर की लागत कम आए और मकान क्षेत्रीय स्थिति के अनुकूल हो। इसके लिए क्षेत्र में उपलब्ध निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के लिए लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मकान बनने पर बिजली की व्यवस्था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत की जानी है। प्रयास इस बात का भी है कि प्रत्येक लाभार्थी के आवास तक पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो सके। योजना के तहत घर में रसोई का निर्माण भी किया जाना है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। योजना के तहत सहायता राशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के तहत इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर की जाती है।
योजना से जुड़े लोगों के लिए आवास ऐप शुरू किया गया है। इस ऐप के जरिए निरीक्षणकर्ता या लाभार्थी अपने पुराने घर, जहां वो वर्तमान में रह रहा है, एवं दूसरे स्थान जहां उसके द्वारा नवीन आवास बनाया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है, उन दोनों स्थलों एवं आवास निर्माण के दौरान पूर्व निर्धारित विभिन्न चरणों की जियो टैग्ड फोटो आवास ऐप के माध्यम से खींचकर सरकार तक भेज सकता है। ये स्पष्ट करना भी जरूरी होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 3 करोड़ ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य को समय रहते पूरा किया जा सके, इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी हमने वीडियो में संक्षेप में देखा कि आखिर ये योजना है क्या। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये योजना किस टारगेट ग्रुप के लिए है और लाभार्थी का चयन किस प्रकार किया जाता है। ये आपने बड़ा अच्छा और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। लाभार्थी का चयन, जैसा कि आपने वीडियो में अभी देखा कि वर्ष 2011 में जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, जो जनगणना हुई थी, उसमें जो सूची बनी उसके आधार पे किया जाता है। और उस सूची में चूँकि वर्ष 2011 में हुआ था और वर्ष 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, इन 5 वर्षों में काफ़ी सारे लोगों को आवास मिल गया था विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, चाहे वो राज्य सरकार की हों चाहे वो भारत सरकार की हों। तो उन नामों को हटाया जाना था। इसके अलावा जिन लोगों ने स्वयं के मकान अपने वैसे भी बना लिए थे, उनको भी हटाया जाना था। और किसी कारणवश अगर किसी और कारण से अपात्र व्यक्ति भी का भी चयन हो गया था, तो उन लोगों को हटाया जाना। तो उनके वेरिफिकेशन के लिए, उनके सत्यापन के लिए ग्राम सभाओं के द्वारा यह सत्यापन का कार्य कराया गया था। ग्राम सभाओं से सत्यापन के उपरांत एक परमानेंट वेट लिस्ट तैयार की गई और उस परमानेंट वेट लिस्ट में जिन लोगों के नाम आए हैं उनको हम लोगों ने एक प्रायोरिटी या प्राथमिकता के तौर पे उनके नामों को दर्ज किया है और इसीलिए इसे परमानेंट वेट लिस्ट कहते हैं। और इस परमानेंट वेट लिस्ट में अनुक्रम के अनुसार ऊपर से नीचे जो हमारे लाभार्थी हैं, हितग्राही हैं, उन्हें आवास दिए जाते हैं। तो इसीलिए इस योजना के अंतर्गत किसी को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन लाभार्थियों का नाम या जिन परिवारों के नाम उस सूची में आ गए हैं, उन्हें स्वयं ही सरकार की तरफ से जो हमारे प्रतिनिधि हैं ब्लॉक से, वो स्वयं उनके यहाँ जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और फिर उन्हें लाभ मिलना प्राप्त हो जाएगा। अब तक इस तरह की जितनी योजनाएं जो थी लागू हो रही थी, कहीं ना कहीं उनमें लाभार्थियों का चयन बीपीएल के द्वारा किया जा रहा था, पर शायद ये पहली योजना है जहां पर आपने एसईसी के थ्रू इसका लाभार्थियों का चयन का ये शुरू हुआ है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यह पहली भारत सरकार की या यूँ कहें कि राज्य सरकार की या किसी भी प्रकार की किसी भी योजना में एसईसी डेटा का पहली बार उपयोग किया जा रहा है और इसके लाभ हमें दिख रहे हैं कि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता है और जो पात्र व्यक्ति हैं सिर्फ उन्हें ही लाभ मिल पा रहा है और पारदर्शिता के कारण सभी लोगों में इसके प्रति इसका स्वागत सभी लोगों ने किया हुआ है। आपसे इस विषय में और बात करेंगे। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे दृश्य जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया था। Prime Minister has always taken a keen interest in not just the schemes but in the detailing of these schemes. As he looks closely at the various designs that have been created here for the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, rural housing that has been designed keeping in mind the culture, the topography, the weather conditions of areas which are hilly and flat. These houses have been designed for states like Tripura, Assam, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, Manipur, Odisha, West Bengal and Uttar Pradesh.
special emphasis is being laid on using local materials, and here we see a house that can be made with bamboo. He will also release a framework for implementation of PMAYG. There will be a presentation of certificates to successful candidates of the Rural Mason Training Program in 4 pilot states, and a presentation of sanction letters to beneficiaries of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. अभी हमने इस वीडियो में देखा कि प्रधानमंत्री कुछ मॉडल्स का अवलोकन कर रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे कि ये मॉडल्स आखिर हैं क्या? जो हमारी तत्कालीन ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना थी, तो उसके समय उसके बारे में यह कहा जाता था कि सारे मकान एक जैसे ही होते हैं और उसमें स्थानीय सामग्री का उपयोग उतना नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए। तो इसलिए विचार हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक तरह के मकान नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्षेत्र विशेष की अपनी जो जलवायु होती है वो अलग होती है, टेम्परेचर्स अलग होते हैं, भौगोलिक स्थिति अलग होती है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पे रेत है, और जो स्थानीय डिज़ाइंस जो घर के बनाए गए थे वो उन परिस्थितियों के अनुकूल बनाए गए थे। तो इसीलिए ये विचार हुआ कि क्यों ना हम सभी राज्यों में एक स्टडी कराएं और उस स्टडी में जो लोकल हाउस डिज़ाइन टाइपोलॉजीज़ हैं उसका अध्ययन करें और उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलाकर नए हाउस डिज़ाइन टाइपोलॉजी बनाएं। तो ये जो मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे थे वो उन्हीं स्टडीज़ के आधार पे हैं और ये लो कॉस्ट हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको त्रिपुरा का। जैसे हमारी योजना में आपने देखा कि 267 वर्ग फीट का एक न्यूनतम मकान होगा। इस राशि में जो हम लोगों ने किया है तो नॉर्थ ईस्ट के लिए 1,30,000 है। उस राशि में उन्होंने 408 वर्ग फीट का मकान बनाया। उतने ही पैसों में बड़ा मकान बनाने का मुख्य कारण ये था कि स्थानीय सामग्री का उपयोग। स्थानीय सामग्री मतलब वहाँ बांस का उपयोग। बांस को ट्रीट किया जाता है जिससे कि उसकी आयु जो सामान्यतः 4-5 साल रहती है, लेकिन ट्रीटेड बैम्बू की जो आयु होती है 30 वर्ष या उससे अधिक हो जाती है। अच्छा। तो 2 चीज़ें हो गई। एक तो ये हो गया कि बांस वहाँ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है और दूसरी उसकी कि उसकी स्ट्रेंथ जो है ट्रीटमेंट के बाद बढ़ भी जाती है और आयु भी उसकी बढ़ जाती है। तो कम खर्च में बड़ा मकान, स्थानीय सामग्री का उपयोग, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाउस डिज़ाइन टाइपोलॉजीज जो डेवलप की गई उन्हीं के कुछ मॉडल्स वहाँ रखे गए थे जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा भी और सराहा भी। आपसे बातचीत जारी रखेंगे। अब हम आपको ले चलते हैं इंदौर, जहां मेरी सहयोगी रीना रावत जी, हेमवती वर्मन जी और केशर सिंह से बात करेंगी। धन्यवाद सत्यप्रिया। इंदौर दूरदर्शन से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का अभियान हमारे मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की डायरेक्टर हेमवती वर्मन जी। हेमवती जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और साथ ही जिन्होंने इससे लाभ लिया है वो लाभार्थी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। केसर सिंह जी, आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हेमवती जी, यहाँ मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो कार्यान्वयन हो रहा है उसका लक्ष्य क्या है और अब तक हम इस लक्ष्य को कहाँ तक प्राप्त कर पाए हैं? अभी जैसे आपने प्रोग्राम में सुना ही है, ये प्रोग्राम 2016 से लॉन्च हुआ है। मध्य प्रदेश में भी इसका दिसंबर 2016 में इसका प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2016-17 में हमको 4.5 लाख का लगभग लक्ष्य मिला है और इस वर्ष 17-18 में लगभग 4 लाख का लक्ष्य, कुल मिलाकर 8.5 लाख का लक्ष्य मिला है। उसमें से अभी तक हम लोग 6.25 लाख लोगों को ऑलरेडी सैंक्शन जारी हो चुके हैं। अच्छा। और 4.5 लाख से ऊपर के लोगों को प्रथम किस्त जारी होकर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है और 1 से 1.5 लाख लोगों तक सेकंड किस्त भी जारी हो गई है। और बरसात के पूर्व हम लोग 1.5 से 2 लाख घर पूर्ण करने का भी पूरी तैयारी है। अच्छा। इस वर्ष दिसंबर तक हम सभी घरों को पूर्ण करेंगे। जी मैम, यहाँ हम ये पूछना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को ये आवास योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए क्या आप कुछ और भी अतिरिक्त कार्य चला रही हैं, कार्यक्रम कुछ चल रहे हैं शासन की तरफ से?
इसमें जैसे इसका मूल जो परमानेंट वेट लिस्ट है, इसका मूल सूची है SCCC का, जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 में हुआ है। उस सूची में जैसा भी आपने पहले सुना है, इसमें जो पिछले 5 वर्षों में किसी ने घर बना लिया, स्वयं बना लिया, या सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, या कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है उसमें अपात्र पाए जाते हैं, तो वो अपात्र व्यक्ति को घर ना मिले, पात्र व्यक्ति कोई छूटे ना जो वेट लिस्ट से, तो उसको पारदर्शी तरीके से मध्य प्रदेश में इसका चयन हुआ है। तो यहाँ मैं बीच में आपको टोक रही हूँ कि ये जो पात्रता की बात है, तो इसमें पात्रता के लिए क्या मापदंड रखे जाते हैं कि ये व्यक्ति इसे आवास? पात्रता के में सबसे प्रायोरिटी उनको दिया गया है जिनके पास बिल्कुल आवास नहीं है, आवासहीन है, फिर शून्य कक्ष कच्चा मकान है, या 1 रूम कच्चा मकान है, फिर 2 रूम कच्चा मकान है। इस प्रकार सबसे पहले प्राथमिकता उसको मिलेगी जिनके पास बिल्कुल घर नहीं है। तो इस प्रकार प्रायोरिटी फिक्स हुआ है। और मध्य प्रदेश में आवासहीन परिवार लगभग 29,000 है, उन सबको घर का स्वीकृति मिल गई है, सब घर प्रारंभ कर लिए, कई लोग पूर्ण भी कर लिए हैं। उसके बाद शून्य कक्ष कच्चा मकान वाला 54,000 के लोग हैं लगभग, उनको भी सभी को मिल गया है। और 3rd कैटेगरी जो 1 कक्ष कच्चा मकान वाले हैं, वो संख्या मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ा है, लगभग 27 लाख है। उसमें से अभी 3 वर्षों में हमको 11.78 लाख घर बनाना है। उसमें पारदर्शी तरीके से ग्राम सभाओं में उनका परीक्षण होता है कि ऐसा तो नहीं है कि इनमें सूची में नाम है किंतु मौके पर उनका पक्का मकान है, या बड़ा वाहन है, या उनका मकान शहर में बड़ा सा है और यहाँ पर झोंपड़ी बना के फिर से मांग रहे हैं। इसका परीक्षण पारदर्शी तरीके से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। जो पात्र व्यक्ति हैं उनको दिया जाता है। किसी भी योजना का सफलता इस बात से मानी जाती है कि उसके लाभार्थी खुश हैं या नहीं। तो आज हमारे साथ जो लाभार्थी हैं उनसे भी हम बात करके देखते हैं। केसर सिंह जी, आप पहले कच्चे मकान में रह रहे थे और अब पक्के मकान में रह रहे हो, जाहिर है आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन आपको इस योजना का पता कैसे लगा और इस लाभ कैसे लिया आपने? ये लाभ मैडम 2000 सर्वे में हुआ था, 11 में सर्वे में हुआ था। फिर मीटिंग जमी थी पंचायत में, तो उसने मंत्री सरपंच ने बताया था कि आपका लिस्ट में नाम आ गया है। तो उसके बाद फिर इन्होंने कि वो सर्वे हो चुका है, नाम आ गया है। उसके बाद फिर उसने बताया, तो हमारे खाते में फिर 40,000 रुपये आए थे। फिर उसने कहा कि भैया मकान हेड़ो, मकान हेड़ के फिर हमने बनाया मकान। उसके बाद 40 की किस्त डल गई, तो डल गई तो वो कच्चा मकान था, झोंपड़ा था, वो हेड़ दिया कुछ चाट कर दी मैडम। अच्छा, वो हेड चलते गए, फिर काम ने सामान लाता गया मैडम, उसके बाद बढ़ता गया। यहाँ मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि इस तरह से जो मकान बनते हैं उसके लिए कुछ प्रशिक्षण का भी प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत? बिल्कुल है आपका। जैसे इन्होंने एक अच्छी बात कहा कि इनको कहाँ से पता चला, इनको आवेदन देने की आवश्यकता ही नहीं है। जिनकी उनका नाम में सूची है तो ऑटोमेटिकली उनको सूचना उनको हम लोग स्वयं देते हैं कि आपकी सूची में नाम है, आप अपना पक्का मकान बना लीजिए। और 40,000 रुपया प्रथम किस्त इनके खाते में पहुँच जाता है। तो केसर सिंह जी, यहाँ आप जब अनुदान राशि मिली, जो आपको पैसा मिला मकान बनाने के लिए, तो वो कैसे मिला? आपको एक बारी में सारी राशि मिल गई या कुछ टाइम के बाद मिले, कुछ निश्चित समय के बाद मिले? वो मैडम एक किस्त 40 की मिली। अच्छा, वो कितने दिन के दौरान मिली? वो मिली शुरू में 40,000 शुरू 40 मिली जी। उसके बाद फिर मकान बनता गया, फिर 15-20 दिन बाद फिर वो मकान जैसा काम चलता गया जी। उसके बाद फिर मिली जी। उसके बाद फोटो गया, उसके बाद बचे कुछ समय, तो वो काम तो मिस्त्री चलता चला गया, तो जैसा फोटो खींचता गया मकान के, ऐसे किस्तें मिलते गए 20-20 दिन। यानी कि आप एक ये मापदंड रखते हैं कि इतना मकान कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये राशि देंगे। प्रथम किस्त सैंक्शन के साथ ही 40,000 रुपये देते हैं ताकि वो सामान ला के अपना कार्य प्रारंभ कर सके। चर्चा तो और भी जारी रहेगी, लेकिन अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए हमारे इंदौर की टीम ने एक फिल्म तैयार की है, आइए देखते हैं।
आज प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले मकान का लोकार्पण करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। ये उदयराम सीताराम जी का घर है और आज वो बहुत प्रसन्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनका मकान बन के कंप्लीट हो गया है। आज उन्होंने पूजन की, गृह प्रवेश किया, उनको बधाई, उनको शुभकामनाएं। और कोई गरीब बहन भाई चिंता ना करे, सबके मकान बनवाए जाएंगे, कोई बिना मकान के और बिना जमीन के मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र शासन के द्वारा जो नियम निर्देश बनाए गए हैं उसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 में हुआ था। उसमें जिन आवासहीन व्यक्तियों का नाम आया है उनको वरीयता के अनुरूप उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाना है। इंदौर जिले में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत लगभग 3,500 से ज़्यादा व्यक्तियों को, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन और आवासहीनों की जो लोग हैं पात्रता में आते हैं, उनको हमारे द्वारा लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रथम फेज़ में लगभग 2,000 लोगों को, जिनको इसमें पात्रता के अनुरूप हमने राशि दी है, उनका क्रियान्वयन कंप्लीट होने के लिए आ रहा है और मकान बनकर तैयार हो रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हमने जिला प्रशासन की ओर से हमने हितग्राहियों का चयन करना, उसके साथ साथ हमने उसके क्रियान्वयन के लिए बहुत सारे ऐसे आवश्यक कदम भी उठाए हैं। जैसे हितग्राही के लिए आसानी से ईंटें, रेता, सीमेंट इत्यादि मिले। हमने जितने भी ठेकेदार होते हैं जो इससे संबंधित, जैसे रेत की आवश्यकता है तो रेत के ठेकेदार, ईंटों की आवश्यकता है तो जो अच्छे क्वालिटी के जो ईंटें मिल सकते हैं उनसे संपर्क कर, इस तरह से हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवासीनों के लिए मकान बनना है, कम से कम और गुणवत्ता युक्त, कम से कम रेट में और गुणवत्ता युक्त ये मटेरियल मिले, इसके लिए हमने जिला प्रशासन ने प्रयास किया है, जिसकी वजह से त्वरित गति से कम समय में बहुत अच्छे तरीके से ये तमाम आवास बन के तैयार हो रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमारे महू ब्लॉक का पहला आवास है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। यह पहला आवास निर्मित हुआ है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि पत्र में सबसे महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हितग्राहियों को जो आवास दिए जा रहे हैं, उसमें ये उदय सिंह का पहला आवास निर्मित हुआ है, जो यहाँ महू ब्लॉक में आप लोग के सामने है। उदयराम सीताराम का ये आवास जो है, इनका जो सिलेक्शन हुआ था SECC सूची सर्वे के अनुसार हुआ था। इसमें ये पात्र ST कैटेगरी में पात्र पाए गए थे। हम बहुत रोज से यहाँ रहते थे, हमारी झोपड़ी थी और कुछ फिर सरकार ने कोई कुटी देने से हमारा मकान पक्का बन गया है और हमको बड़ी खुशी हुई। मेरा नाम अशोक है। मेरे पिताजी का नाम उदयराम पिता सीताराम कनासिया है। हम यहाँ गौली प्लासिया में बहुत दिन से कच्चे मकान में रहते थे। आज शासन ने हमें पक्का मकान दिया है और हम बहुत खुश हैं। परिवार के सब हमारे सब बहुत खुश हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में भी ग्रामीण आवास योजना जो चलाई जा रही है वो काफ़ी सफलतापूर्वक चल रही है। और इस चर्चा को हम यही ख़त्म करते हैं और अपने एक्सपर्ट और केसर जी का धन्यवाद करते हैं और वापस हम दिल्ली चलते हैं इस उम्मीद के साथ कि इस ग्रामीण आवास योजना को हम सफलतापूर्वक निश्चित समय में पूरा कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में किस तरह से इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन हो रहा है, ये दिखाने के लिए, हम तक ये खबर पहुंचाने के लिए रीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार अनुदान राशि जब मिलती है तो उसका भुगतान किस तरह से किया जाता है? बहुत सही प्रश्न है आपका। जब हितग्राही का या लाभार्थी का चयन हो जाता है तो उसके बैंक खाते को भी मैप किया जाता है
और जैसे ही पहली सैंक्शन के साथ जब आवंटन पत्र जब जारी किया जाता है तो उस सैंक्शन के साथ ही पहली किस्त जारी होती, जैसा उन्होंने बताया है। और ये आवास सॉफ्ट PFMS का प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली जाता है। और जैसा कि हमारे हितग्राही केसर सिंह जी ने बताया कि 40,000 की किस्त उनको सीधे उनके खाते में आ गई। तो पूरी पारदर्शिता है, कहीं पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, खाते से पैसा, और खाता भी पूरे राज्य में एक ही खाता होता है, जिससे कि पूरे प्रदेश में सभी हितग्राहियों का, जैसे इनके यहाँ अगर पिछले साल 4 लाख हितग्राही थे तो स्टेट नोडल अकाउंट जो होता है, स्टेट नोडल बैंक जो होता है, उस बैंक से हितग्राही के बैंक के खाते में सीधे राशि आती है, बीच में कहीं कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। तो जब राशि आ जाती है, उसका दूसरा कदम जब होता है कि जब उन्होंने मकान बनाना शुरू कर दिया तो पहली किस्त तो सैंक्शन के टाइम मिल गई, दूसरी किस्त सामान्यतः प्लिंथ लेवल पे आती है। तो प्लिंथ लेवल जैसे ही हो जाता है तो हमारा दूसरा जो MIS का इंटरवेंशन होता है वो है आवास ऐप का। आवास ऐप एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है और हितग्राही स्वयं या कोई भी व्यक्ति जो ब्लॉक द्वारा अधिकृत किया जाता है, वह व्यक्ति मौके पे जाके उस स्टेज की फ़ोटो खींचता है। और चूँकि ये ऐप है और एप्लीकेशन से वो सीधे हमारे MIS आवास सॉफ्ट पे आ जाता है। जब वो फ़ोटो खींच जाती है तो उसकी जियो रेफरेंसिंग हो जाती है उस फोटोग्राफ की, अर्थात उसकी अक्षांश और देशांतर या लैटिट्यूड लैंगिट्यूड वो दर्ज हो जाता है, टाइम दर्ज हो जाता है और डेट तिथि दर्ज हो जाती है। तो मतलब वो चीज़ फ्रीज हो जाती है कि उस तारीख को उस समय पे इस मकान की स्थिति क्या थी। पूरी तरह से पारदर्शी है ये। बिल्कुल पारदर्शी है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आप डिफरेंट स्टेजेस की फ़ोटो देख रहे हैं तो आपको हिंदुस्तान में, चूँकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप या कोई भी व्यक्ति चाहे तो उस व्यक्ति के मकान की प्रगति देख सकता है। तो हम इस बात से पूरी तरह आश्वस्त होते हैं कि चूँकि ये पारदर्शी प्रक्रिया है, कोई भी देख सकता है और लाभार्थी स्वयं भी फ़ोटो खींच कर अपलोड कर सकता है। तो हमें धीरे 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 नहीं, एक साथ ही हम सारे मकानों की प्रगति भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आवास सॉफ्ट DBT प्लेटफॉर्म से, आवास सॉफ्ट और PFMS के प्लेटफॉर्म से DBT होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, और आवास ऐप के माध्यम से हम प्रगति की भी मॉनिटरिंग करते हैं। प्रशांत जी, आप यहाँ आए, आपने हमसे ये जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी कहानी जो मन को हर्षित करने वाली है। एक ऐसी महिला की कहानी जिनका पूरे जीवन का एक सपना रहा, अपना खुद का घर, और वह सपना साकार हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के द्वारा। ये है मध्य प्रदेश में गुना जिले की आरोन जनपद का आदिवासी बहुल गांव ककरुआ। गांव में गरीबी का मंजर, लगभग सभी घर खस्ता हाल छप्पर नुमा, पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं कच्चे मकानों में जिंदगी बसर कर रहे सहरिया आदिम जनजाति के इन आदिवासियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी इन्हें भी रहने को पक्की मजबूत छत का आश्रय मिलेगा। किस्मत बदली वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना की सूची ने, जो आधार बनी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का। आयोजन हुआ विशेष ग्राम सभा का। योजना में हितग्राहियों का लक्ष्य अनुसार चयन किया जाना है। ग्रामवासियों ने जनगणना सूची में चिन्हित किए गए परिवारों में से उनकी जरूरत के आधार पर आवास संबंधी प्राथमिकता को वर्ष 2022 तक के लिए तय किया। यानी अगले 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को किस क्रम से योजना का लाभ मिलेगा। अपने पक्के घर का इंतजार जड़िया बाई से ज्यादा भला किसे होगा। उम्र 100 साल, सांसों की लड़खड़ाती डोर न जाने कब टूट जाए। जीवन के इन आखिरी दिनों में इंतजार अपने पक्के मकान का। अगर वो महिला एक दिन भी अगर नए मकान में रह लेती है तो ये उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। न केवल खुद के लिए बल्कि अपने बेटे के लिए भी उसको बड़ा सुकून होगा कि मैं अपने बेटे को नया मकान दे के जा रही हूँ। आवंटित हुए घरों में एक नाम जड़िया बाई का भी था। अन्य घरों के समान ही उसके घर का निर्माण भी शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरा भी हो गया। जड़िया बाई का घर अब तैयार है। चारों तरफ से खुला हवादार घर, साफ सुथरी रसोई, साथ ही में शौचालय और घर के बाहर
हरियाली। जिंदगी की सबसे बड़ी आस पूरी हुई। जड़ियाबाई अब छप्पर से निकल अपने नए घर में रहेंगी। झोंपड़ी में बहुत दिन तैर करा, ये सपा झोंपड़ी थी, झोंपड़ी में छोली चढ़ा चढ़ा के तैर करी। अब उनको माँ को मकान मिल गया और हमारी माँ नए मकान में रहेंगी तो बहुत अच्छी रहेगी। दिनांक 19 फरवरी वर्ष 2017 जड़ियाबाई के अपने परिवार के साथ नए घर में गृह प्रवेश को ग्रामवासियों ने जैसे एक उत्सव का रूप दे दिया। गृह प्रवेश के 18वें दिन यानी 9 मार्च 2017 को जड़ियाबाई ने इसी नए घर में जीवन की अंतिम सांसें ली। आज जड़ियाबाई हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी दुआएं हमेशा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और उससे जुड़े हितग्राहियों के साथ है। और जड़ियाबाई का ये आशीर्वाद भी साथ है कि 2022 तक इस देश का कोई बाशिंदा बेघर ना रहे, कच्चे टूटे फूटे झोपड़े में ना रहे। अपना देश, अपना घर, ये सपना पूरा हो। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भारत में सन 1978 में शुरू किया गया, लेकिन आज भी भारत में लगभग 90 लाख से 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें संपूर्ण टीकाकरण नहीं मिल पाता। शायद यही कारण था कि सन 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वस्थ भारत की ओर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जी हाँ, उन्होंने घोषणा की मिशन इंद्रधनुष की, जो एक परियोजना है जिसके तहत इस बात को गारंटी किया जाता है, इस बात की ओर एक बड़ा कदम है कि भारत का हर बच्चा संपूर्ण टीकाकरण पा सके। क्या है मिशन इंद्रधनुष, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलविंदर सिंह WHO से और डॉक्टर NK अरोड़ा इंग्लैंड से। नमस्कार। साथ ही हम जुड़ेंगे दूरदर्शन लखनऊ से, जहां डॉक्टर विकास सिंगल जो GM हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन के, हमारे साथ बातचीत करेंगे। पर उससे पहले हम देखते हैं कि आखिर मिशन इंद्रधनुष है क्या। तभी एक डोज होती है, ये 7 बीमारियों के लिए होते हैं टीके। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 0 से 2 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण आंगनवाड़ी क्रमांक 2 में 13/7/15 को होना सुनिश्चित हुआ है। जब हम रूटीन में 100% लोगों के लिए काम करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ जब हमसे छूट जाती हैं, उन कम्युनिटीज़, उन एरियाज और उन एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाए जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष भी उसी कड़ी में एक प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम में टारगेट ये है कि जो 2 साल से कम के बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं
जो अनइम्यूनाइज्ड रह गए हैं या फिर पार्शियली इम्यूनाइज्ड हुए हैं उनको टारगेट करने का है, ताकि देश में पूरी तरह से वैक्सीनेशन का कवरेज हो सके। तो जब रूटीन टीकाकरण होता है तो वहाँ तक बच्चे पहुँच नहीं पाता है। कभी बच्चा घर में अकेला होता, माँ बस होती है, उसको लाने के लिए कोई नहीं होता है, माँ नहीं आ पाती है। तो हमने आशा और मैं खुद और आंगनवाड़ी तीनों के माध्यम से बच्चे निकाले कि कहाँ किस टोले में कौन से बच्चे हैं। कोई भी कार्यक्रम जो हम चला रहे हैं वो तभी संभव है जब हम टीम वर्क से कार्य करें और हमारी टीम का प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपने अधिकारों को समझे और सही प्रकार से कार्य करे। यदि हम टीम वर्क से कार्य करेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि हमारे देश में 100% टीकाकरण होगा और 100% हमें देश को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से अभी हमने यह जानने की कोशिश की कि आखिर मिशन इंद्रधनुष है क्या। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जब ऑलरेडी रूटीन इम्यूनाइजेशन का एक कार्यक्रम था तो ऐसे में मिशन इंद्रधनुष की क्या ज़रूरत थी। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल। रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा एक निर्धारित दिनों में चलता रहता है, सारी स्टेट्स में चलता है। बट ये देखा गया कि मिशन इंद्रधनुष एक प्रयास है, एक कोशिश है उन बच्चों तक पहुंचने की, उन गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने की जहां पर या तो हम नहीं पहुंच पाए उन तक या वो नहीं जुड़ पाए हमारे टीकाकरण प्रोग्राम में। तो जहां पर ऐसे एरियाज़ हैं वो खास प्लान्स बना करके टारगेट किया गया कि हम लोग जा करके उन तक पहुँचे और उनका पूर्ण रूप से टीकाकरण कराएं। तो ऐसे में जब हम इसके क्रियान्वयन की बात करते हैं तो ये प्रोग्राम किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो इसकी क्या मॉनिटरिंग और सुपरविजन की भी कोई एक प्रक्रिया है? देखिए, मिशन इंद्रधनुष शायद ज़रूरत ही ना पड़ता अगर हमारे सारे बच्चे ठीक से टीकाकरण अगर उनका चल रहा होता, क्योंकि ये इतना प्रोसेस स्लो रहा। हम अभी तक आपने बताया 65% तक ही पहुँच पाए हैं जी। तो आगे बढ़ने के लिए अब जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अभी मॉनिटरिंग की बात की तो अभी पिछले 26 तारीख को, अभी 2 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री इसको प्रगति प्रोग्राम में इसका बहुत इंटेंसिव रिव्यू हुआ है। उसमें आगे यही देखा गया है कि जहां पर हमारी प्रोग्रेस स्लो है हम वहां पर इसको आगे बढ़ाएं। इसमें WHO और बाकी अन्य एजेंसियों के माध्यम से भी इसकी मॉनिटरिंग फील्ड में हो रही है, जिसमें देखा जाता है कि क्या कितने बच्चे आपके छूट गए ऐसे इलाकों में जहाँ पर हम लोगों ने प्लान किया था। तो वो सारा डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर होने के बाद ही वो आगे अपना प्लान करते हैं कि आगे हम इसको कैसे बढ़ाएं। तो ये अल्टीमेटली मिशन इंद्रधनुष जो आज चल रहा है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो सेशंस, जो टीकाकरण सत्र बच्चों तक पहुंचने के लिए इसके माध्यम से लग रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन में आ जाए। हम ये मिशन इंद्रधनुष अपना साल, 2 साल, 3 साल चलाने के बाद बंद करें और ये प्रक्रिया हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन में बढ़ जानी चाहिए। जी डॉक्टर अरोड़ा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे अपने पहले साल के टीकाकरण को पूरा नहीं करते और ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और मिशन इंद्रधनुष इस अगर देखा जाए तो इसके लिए किस तरह का एक उत्तर बना है? जैसे डॉक्टर बलविंदर बता रहे थे कि ये हमारा जो टीकाकरण कार्यक्रम है ये एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है और बच्चों तक पहुंचने के लिए काफ़ी प्रभावी कार्यक्रम है। ये देखा गया पिछले 10-15 साल में कि जो पहला टीका BCG का लगता है या फिर पेंटावलेंट या DPT का पहला टीका। तो पहला टीका जो 6 हफ्ते 8 हफ्ते पे लगता है वो तो हम 90-95% बच्चों तक पहुंच जाते हैं जी। लेकिन तीसरा टीका तक आने तक और खसरे का टीका आने तक ये बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यानी 60%, 62%, 65% रह जाते हैं। यानी कि मैं 90-95% से आकर के 60% आधे बच्चे रह जाते हैं। और ये मिशन इंद्रधनुष का मिशन ही यही है कि ये कैचअप करा जाए, ये जो हमारे से बच्चे रह जा रहे हैं और उनका कारण जानने के लिए कि वो क्यों रह जा रहे हैं और उन तक पहुंचा कैसे जाए। और ये देखा गया 3-4 बहुत महत्वपूर्ण कारण देखे गए। एक तो माता पिता में अवेयरनेस नहीं होती, जानकारी नहीं होती कि मैंने बच्चे को एक टीका लग गया, मैं दोबारा लेके आना है कि नहीं आना। दूसरा, कई बार
चिंता होती है कि भाई हल्का बुखार हो गया, लोकल सूजन हो गई, तो वो डर के मारे नहीं लेके आते। तीसरा, कुछ जगह पे देखा गया कि भाई हमारे कार्यक्रम की कमी रह गई, कि वैक्सीन नहीं पहुंची, एएनएम नहीं पहुंची। तो ये तीनों कारण कुल मिलाकर के जो हैं मुख्य कारण बनते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष में इन तीनों कारणों का उनको चैलेंजेस को एड्रेस किया गया है। एक तो बहुत अच्छी तरीके से सोशल मोबिलाइजेशन की गई, लोगों को बताया गया कि नहीं, टीकाकरण कितना ज़रूरी है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो कार्यक्रम है, ये इस कार्यक्रम की मुख्य यूँ कहूँगा कि स्ट्रेंथ रही है कि इस मिशन इंद्रधनुष में पूरे हेल्थ सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग करी गई। जो कमज़ोरियाँ थी उनको पूरा किया गया, और इस तरीके से नहीं कि खाली हमारे को वो उस दिन का अपना काम पूरा करना, ऐसा नहीं। ऐसा किया गया कि पुख्ता तौर पे पूरा हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन किया गया। तो या तो वैक्सीन की जो डिलीवरी है, कोल्ड चेन का सिस्टम है, वैक्सीन की उपलब्धता है, मैन पावर की यानी एएनएम की, आशा जी की जो वहाँ पर उपलब्धता है, वो सबको सुनिश्चित किया गया। तो इस तरीके से हेल्थ सिस्टम की जो स्ट्रेंथनिंग की गई है, ये मिशन इंद्रधनुष का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी रहा है। और इनफैक्ट सारी दुनिया में मिशन इंद्रधनुष की बहुत प्रशंसा की गई है इसी वजह से कि जो ये कार्यक्रम एक बड़ा नायाब तरीके से इसको किया गया, और जिससे कि लॉन्ग टर्म में सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके। आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से डॉक्टर विकास सिंघल। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिशन इंद्रधनुष का क्रियान्वयन, धन्यवाद, आपके राज्य में किस प्रकार हो रहा है? मिशन इंद्रधनुष का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में ये चौथा फेज अभी चल रहा है। इससे पहले तीन फेज हो चुके हैं, जिनमें पहला फेज वर्ष 2015 में था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और दूसरा फेज भी वर्ष 2015 में ही था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो इन फेजेस में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आपने कवर? तीसरा फेज वर्ष 2016 में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यस, पहले फेजेज में उत्तर प्रदेश में पहले फेजेज में 44 डिस्ट्रिक्ट लिए गए थे, सेकंड फेज में 36 और थर्ड फेज में 55 और अभी चौथे फेज में 37 डिस्ट्रिक्ट ले गए हैं। तो जिन बच्चों तक संपूर्ण टीकाकरण पहुंच रहा है, क्या उनके प्रतिशत में कोई वृद्धि भी दिख रही है मिशन इंद्रधनुष के बाद? बिल्कुल मैडम। पहले फेज के दौरान, जो पहला फेज हमारा 44 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उसमें पहले राउंड में हमारा जो प्रतिशत था फुल इम्यूनाइजेशन का प्रतिशत, वो 52% था मात्र। जो पहले फेज के चौथे राउंड तक, जुलाई राउंड तक आते आते 65% हुआ, जिसमें 13% की वृद्धि हुई। जी विकास जी, आपसे हम जुड़े रहेंगे। पहले दर्शकों इसी तरह को ये से जो दूसरा फेज था, उसमें पहले चरण में यस मैम। विकास जी, आपसे हम जुड़े रहेंगे। सबसे पहले दर्शकों को ये दिखाते हैं कि विभिन्न राज्यों में किस तरह से मिशन इंद्रधनुष का क्रियान्वयन किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। झारखंड का अलौदिया गांव, यह एक आदिम जनजाति समूह है। यहाँ की आशा यानी अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं असृता, और इन्हें लोग सहिया भी बुलाते हैं। हर घर में स्वास्थ्य का पैगाम पहुँचाने के लिए गांव की ये बहू हर चुनौती का सामना करती है, चाहे वो लोगों की सोच हो या उनका टीकाकरण से होने वाले कुछ विपरीत प्रभाव को लेकर डर। 2009 में झारखंड में 43% महिलाएं टीकाकरण के महत्व के बारे में नहीं जानती थीं और लगभग 2.5 लाख शिशुओं का टीकाकरण छूट जाता था।
हर बच्चे के संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य लेकर असृता इस अभियान का हिस्सा बन गयीं और शिशुओं को एक सुरक्षित भविष्य का वादा मिल गया। महिला लोग नहीं समझ पाती थी कि टीकाकरण से क्या लाभ है। यहाँ की महिला लोग बोलती थी कि मेरा बच्चा लोग का तबीयत खराब हो जाता है। जब हम लोग इन लोग को समझाएं, धीरे धीरे समझ गई है और टीकाकरण के लिए वो लोग समय समय पर लाती है। मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और इसीलिए अनेक आशा, ANM, CMC, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ हर समुदाय के लोग बच्चों की सेवा और सुरक्षा में जुड़े हैं। इनमें एक बहुत प्रभावकारी गुट है धर्म गुरुओं का। ऐसी ही एक मजहबी शख्सियत हैं पाक बड़ा मुरादाबाद के इमाम शम्मे आलम। ये जमात को टीकों की अहमियत समझाते हैं और टीकों से जुड़े उनके हर डर को दूर करते हैं। मज़हब इस्लाम ने इस चीज़ की हमें इजाज़त दी है कि हम अपने जिस्म की हिफाजत कर सकें। 3 पहियों पर एक जिंदगी हजारों की सलामती के लिए रोज निकलती है। मिलिए ओडिशा के रहने वाले पूर्णचंद्र से उनकी टीका एक्सप्रेस में। हर बच्चे को सारे टीके लगें, यही इस स्टार का मकसद है। मैं हमेशा देखता था ANM मैडम को अस्पताल से टीकों का डब्बा लेकर बच्चों के पास जाते हुए। इसमें बहुत वक्त लग जाता था, इसके कारण कई बच्चों का टीकाकरण रह जाता था। मेरे पास ऑटो था तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही टीके अस्पताल से लेकर बच्चों तक पहुंचा दूं, ताकि सभी का टीकाकरण समय पर हो सके। आज मुझे खुशी और बेहद गर्व है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की सेहत की सुरक्षा मुमकिन हो पाई। हर बुधवार सूरज निकलते ही पूर्णचंद्र अपनी टीका एक्सप्रेस में कोल्ड चेन सेंटर से टीके लेकर 6 उपकेंद्रों तक पहुंचाते हैं। ये बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए अहम हैं। विकास जी, सबसे पहले चलते हैं आपके पास। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब मिशन इंद्रधनुष का इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, इसके क्रियान्वयन की बात होती है, तो ऐसे में जिलों का चयन किस तरह से किया जाता है? अभी उत्तर प्रदेश में जो जिले चयनित किए गए हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा ही किए गए। उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो हमारे ऐसे जनपद जहाँ पर हमारे नियमित टीकाकरण का प्रतिशत कम है, तो उन्हीं जनपदों को उसमें चयनित किया जाता है। और इसमें तीन कैटेगरी इनकी बनाई गई है। उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं, मध्य प्राथमिकता वाले और निम्न प्राथमिकता वाले जिले हैं। तो आगे की रणनीति क्या है इसके क्रियान्वयन की? तो इस प्रकार इसमें 37 जनपद इस बार हैं। आगे की रणनीति में इस बार हम क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे ऐसे सब सेंटर हैं जो रिक्त हैं, जहाँ पर एएनएम छुट्टी पर हैं, 3 महीने से लगातार कोई सेशन नहीं हुआ है, या ऐसे हाई रिस्क एरियाज जो पोलियो की दृष्टि से हाई रिस्क एरियाज हैं, ब्रिकलिन्स, नोमैड्स, जिसमें ब्रिक, या दूसरा वो क्षेत्र जहाँ पे हमारा फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज बहुत कम है, या ऐसे छोटे छोटे गांव या मजरे जहाँ पर नियमित टीकाकरण के दौरान कोई टीकाकरण सत्र नहीं लग पाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। डॉक्टर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर टीकों की गुणवत्ता को किस तरह से निर्धारित किया जा सकता है? देखिए, जो ये मिशन इंद्रधनुष में या रूटीन इम्यूनाइजेशन में या कोई भी हमारे टीकाकरण प्रोग्राम में जो वैक्सीन नीचे पहुंचती हैं, बच्चों को लगाई जाती है, वो इतनी सेफ्टी से और इतना ध्यान रखा जाता है उसके कोल्ड चेन पर। अगर आप हमारे किसी कोल्ड चेन पर स्टोर पर जा करके देखें तो शायद वो बहुत बड़े प्राइवेट अस्पतालों से भी ज़्यादा उनको ध्यान से उनका रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, जो डिवाइसेस लगे हुए हैं, जो मॉनिटरिंग चेक्स हैं उसके ऊपर,
सो +2 से +8 डिग्रीज तक हमारे टेम्परेचर पे रखी जाती हैं, जिसका अब मॉनिटरिंग इवन बड़े तरीके से इवन डिवाइसेस के ऊपर भी किया जा रहा है। तो उस तरीके से देखा जाए तो देखिए वैक्सीन्स बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित और सेफ और इफ़ेक्टिव कोल्ड चेन के तहत ये हमारे उस लास्ट शिशु तक पहुंचती है जहां पर ये खोली जाती है और लगाई जाती है। तो गुणवत्ता में हम ये बोलेंगे कि अभी तक फ़िलहाल ऐसे कोई प्रमाण सामने नहीं आए कि जहाँ पे इसमें किसी में कोई संदेह हो या कोई इस पर कोई इस पर और कोई टिप्पणी या कोई संशय रख सके। डॉक्टर अरोड़ा, आप इस पर कुछ? मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले 2.5-3 साल में टीकाकरण क्षेत्र में आमूल परिवर्तन किया गया है और जो हमारी वैक्सीन्स हैं, जो टीके हैं, उनकी गुणवत्ता के ध्यान के लिए कोल्ड चेन जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। और लगभग पूरे देश में जो कोल्ड चेन का है एक पूरा रिवैम्प किया गया है। और बलविंदर जी कुछ कहना चाह रहे थे कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होती है। यहाँ बैठे बैठे दिल्ली में बैठ कर के इस देश में करीब 26,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग करी जाती है। तो और कोल्ड चेन को मॉनिटर करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। उसके अलावा हर वैक्सीन की हर वायल के ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसको VVM कहते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि ये वैक्सीन एफिकेशियस है कि नहीं है, उसकी गुणवत्ता मेंटेन्ड है कि नहीं है। और अगर उसका कलर चेंज हो जाए तो ANM को और बाकी डॉक्टर्स को बताया जाता है कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, फेंक दिया जाए अगर उसमें कहीं कमी आई है। तो कई सारे स्टेप लिए गए हैं कि जो वैक्सीन है उसकी गुणवत्ता को मेंटेन किया जाए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो सरकारी सिस्टम में जो इस समय वैक्सीन दी जाती है उसकी गुणवत्ता बिल्कुल पूर्ण तरह अश्योर्ड है। प्राइवेट सिस्टम के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन सरकारी सिस्टम बहुत अच्छा है इस समय, नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत ही महत्वपूर्ण और कई लोगों के मन में चिंता है कि क्या हमारी वैक्सीन सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। तो चाहे वो पोलियो वैक्सीन है, चाहे हमारी पेंटावेलेंट है, चाहे BCG है, चाहे खसरे का टीका है, जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो पूर्णतः सेफ़ हैं। हाँ, जब पेंटावेलेंट इंजेक्शन लगाया जाता है या मीज़ल्स का खसरे का इंजेक्शन लगाया जाता है तो थोड़ा सा जहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ थोड़ी सूजन हो जाती है, बच्चे को हल्का बुखार हो जाता है। तो उससे माँ बाप को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैक्सीन्स बिल्कुल सेफ़ हैं। हमारा मकसद है कि मेरा बच्चा मेरे से ज़्यादा स्वस्थ रहे, और एक तरीके से वैक्सीन जो है हमारे बच्चे के लिए इंश्योरेंस है। उसको स्वस्थ रहने के लिए उसका एक इंश्योरेंस होता है और इसलिए ये ज़रूरी है। और यही मैसेजेस मिशन इंद्रधनुष के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से माँ बाप को पहुँचाए जा रहे हैं उन दूर दराज के एरिया में जहाँ पर माँ बाप को अदरवाइज़ पता नहीं चलता। और आपने देखा होगा कि इसमें पूरा का पूरा देश एक तरीके से जुड़ा हुआ है कि इन मैसेजेस को पहुँचाया जा सके। अगर हम न्यूली इंट्रोड्यूस्ड वैक्सीन्स की बात करें, जैसे IPV की बात करें या रोटा वायरस की बात करें, तो क्या मिशन इंद्रधनुष इनको भी एडमिनिस्टर करता है? बिल्कुल। आपको बताया जब ये सत्र लगाए जाते हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन सी वैक्सीन को पीछे रखना है। ये सारी वैक्सीन्स जो हमारे UIP सिस्टम में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सारी वैक्सीन्स को उन टीकाकरण सत्रों पे लेके जाया जाता है और उन बच्चों को जिनको ये वैक्सीन नहीं मिली है उन तक ये वैक्सीन लगाई जाती है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, और वो ये कि आमतौर पे बच्चों में हल्का खांसी, ज़ुकाम, दस्त वगैरह की बीमारी हो जाती है, इसकी वजह से टीकाकरण में देरी हो जाती है और ये बहुत आम बात है। तो इस मिशन इंद्रधनुष में उस देरी को पूरा पकड़ा जाता है। तो एक ग्लोबल लेवल पे क्या किया गया है कि पहले साल में टीकाकरण तो करना ही होता है, लेकिन जो बच्चे रह जाते हैं उनको दूसरे साल में भी टीकाकरण देना होता है। तो ये सेकेंड ईयर प्लेटफॉर्म जो है, ये मिशन इंद्रधनुष ने इसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज संस्थागत रूप दे दिया है, जिससे कि अब ये होगा कि हिंदुस्तान में बच्चे पहले साल में तो वैक्सीन मिलेगा ही, लेकिन अगर छूट जाते हैं किसी कारण से तो वो दूसरे साल में भी उनको वो टीकाकरण मिल सकेगा। तो इस तरीके से जो मैं पहले कह रहा था कि सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है मिशन इंद्रधनुष में, कि और सेकेंड ईयर प्लेटफॉर्म को एक संस्थागत रूप दिया गया है। जी सत्यप्रिया जी, एक चीज़ की शायद चर्चा करना ज़रूरी होगा कि देश में हमारे अभी हर 3 बच्चों में एक बच्चा, हर तीसरा बच्चा मान के चलिए, जिसे या तो कोई भी टीकाकरण नहीं मिला है या कुछ एक मिले, उसके बाद पूर्ण रूप से वो नहीं हो पाए। हम जब भी बात करते हैं फुल इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं कि 1 साल के अंदर बच्चे को जो टीके लगने थे क्या वो मिल गए हैं या नहीं, बट आज
एक साल ही नहीं, हमें अब आगे सेकेंड ईयर इम्यूनाइजेशन भी, जैसे अभी डॉक्टर अरोड़ा ने बोला, सेकेंड ईयर भी देखना होगा कि हमारे कुछ बूस्टर डोजेज होती हैं, कुछ और अन्य डोजेज होती है, वो पूरा का पूरा शेड्यूल फॉलो करना ज़रूरी है। और बच्चे को पूर्ण रूप से खाली फुल इम्यूनाइजेशन नहीं, मैं कहूँगा कंप्लीट इम्यूनाइजेशन 2 साल और 2 साल से ऊपर भी जो जो उसकी वैक्सीन बनती है उसको देना जरूरी है। तो साथ ही संक्षेप में ये भी जानना चाहूँगी कि मिशन इंद्रधनुष के बाद क्या रूटीन इम्यूनाइजेशन के टीके भी लगवाने ज़रूरी हैं, लगाए जा सकते हैं? देखिए, जब मिशन इंद्रधनुष में जो जा रहे हैं तो वो कार्ड जो मदर लेके आती है उस बच्चे के लिए, तो उसी में वो अंकित होते हैं। कोई मिशन इंद्रधनुष में कोई अलग से वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन वही हैं, बस जो छोटी हुई वैक्सीन हैं, जो ड्यू डोजेज हैं वो दे दी जाती हैं, कार्ड में अंकित किया जाता है। और वो कार्ड उसके बाद जब रूटीन इम्यूनाइजेशन में वो बच्चा कहीं भी जाए, मिशन इंद्रधनुष में अगर बच्चे को कोई टीका मिला है और अगर वो माँ ले जा करके कार्ड किसी और क्षेत्र या किसी और राज्य, किसी और स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में जा करके अगर वो कार्ड दिखाती हैं, तो वो रूटीन इम्यूनाइजेशन में से जो भी ड्यू डोजेज हैं वो उसे बिल्कुल मुहैया होती है उसमें। जी, अब दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है मिशन इंद्रधनुष का असम में। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन एरिया की अगर हम बात करें तो ऐसे में क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं? देखिए, हम लोग बहुत देर से ये देखते आए हैं कि जो यूजुअल ट्रेडिशनल वे है, जो हम लोगों का पोस्टर लगाना, बैनर लगाना, थोड़ा बहुत मुनादी कराना गांव में, वो ठीक है, वो सब चल रहा है। बट आजकल ज़माना आपको मालूम है कि व्हाट्सएप का आ गया है, ट्विटर हैंडल का आ गया है, फेसबुक का आ गया है। आजकल थोड़ा सा इस तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा सबका कि कुछ एक मैसेज ऐसे हैं, अच्छे मैसेज शायद इतनी तेज़ी नहीं पकड़ते, बट कोई एक ऐसा मैसेज जो टीकाकरण के खिलाफ है या कुछ ऐसा है, किसी ने बना के कर दिया, ऐसे मैसेजेस प्रोग्राम को बहुत प्रभावित करते हैं। उस माँ का बच्चा, जो अभी डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, जो चाहती है कि वो मेरे से ज़्यादा स्वस्थ रहे, वो किसी तरीके से कई बार उसमें रुकावट आ जाती है। अभी हमने पीछे देखे, हमारे कुछ कैंपेन्स चले और उसमें किसी ना किसी ने कहीं छोटा मोटा कोई मैसेज अपना निकाल करके व्हाट्सएप पे भेजा, फेसबुक पे भेजा, कुछ और, उससे लोगों को भ्रमित किया जाता है। तो मेरे गुजारिश यही रहेगी कि जब ऐसे प्रोग्राम आए, आप सही जगह पर जा करके वहाँ पर पता करें कि ये जो मैसेजेस आए हैं कि ठीक हैं या नहीं हैं। ऐसे प्रोग्राम, ऐसे मैसेजेस आपके प्रोग्राम को बहुत प्रभावित करते हैं और ऐसी किसी भी र्यूमर पे ना जाएं और किसी संस्था में जा करके किसी डॉक्टर से, किसी अपनी एएनएम बहन जी से, किसी से बात करके इसकी पुष्टि करें कि ये क्या है। मिशन इंद्रधनुष का जो सक्सेस है उसका क्रेडिट किसको दिया जाए? वेल, मिशन इंद्रधनुष का क्रेडिट वैसे तो डिप्लोमेटिकली सभी सरकारों को सब कुछ, बट इसका रियल क्रेडिट हमारे उस हेल्थ वर्कर को जाता है, हमारे उस मेडिकल ऑफिसर को जाता है जिसने ये अच्छे से प्लान किया, जिसने ये अच्छे से वहाँ पे पहुँचाया। और ये हेल्थ वर्कर जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब है हमारी एएनएम बहन जी, हमारी आशा, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, मेडिकल अफसर और पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, ये क्रेडिट उनको जाता है, ये इतना अच्छा प्रोग्राम को आगे लीड करने के लिए। जी, डॉक्टर अरोड़ा, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सब माता पिता से एक अनुरोध है, हाथ जोड़ करके, कि अपने बच्चे का टीकाकरण एक धर्म की तरह निभाएं। हर बच्चे का अधिकार है कि उसको पूरा टीकाकरण पूरी तरह से मिले, जिससे कि वो स्वस्थ जीवन जी सके और इधर उधर की भ्रामक बातों से बिल्कुल भी प्रभावित ना हो और बच्चे का जीवन सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण ज़रूर कराएं। आप दोनों यहाँ आए, आपने हमसे बातचीत की, दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। ऐसी योजनाएं, परियोजनाओं की जब घोषणा होती है तो लक्ष्य तक पहुंचने में कई बार बहुत मुश्किलें आती हैं, पर जैसा किसी ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं किया जा सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी, पर चलते चलते आपसे यह जानकारी ज़रूर हम लेना चाहेंगे कि आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। आप हमें लिख सकते हैं, आपको हमारा ईमेल आईडी मैं याद दिला दूं, हमारा ईमेल आईडी है goodeveningindiafriday@gmail.com।
आपके सुझावों, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपसे मिलेंगे फिर इसी दिन इसी समय एक और जानकारी और मनोरंजन से भरपूर गुड इवनिंग इंडिया का एपिसोड लेकर। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, आप सबका मंगल हो। नमस्कार।